क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ सामने वाले को कुछ समझाना चाह रहे हैं लेकिन वो इंसान आपकी बात को नहीं सुन रहा है, या फिर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं उसको लेकिन वो आपकी बात को गलत सेंस में ले रहा है, या फिर आप जो बोल रहे हैं आप जिस अंदाज में बोल रहे हैं, जो आपका इंटेंशन है वो उसको गलत इंटेंशन से ले रहा है। यस, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है और आई गेस आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा। ये बिल्कुल आम बात है, ये आम जिंदगी में होता ही रहता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ जो आपके स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। ये होता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन जब हो जाता है, कम्युनिकेशन में कुछ कुछ रुकावटें आ जाते हैं, उसको बोलते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तब ऐसा होता है, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज है पार्ट 13 चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का, और क्लास 12th कॉमर्स वाले के लिए ये वीडियो बनने जा रहा है, सीबीएसई करिकुलम वाले बच्चों के लिए। तो लास्ट क्लास में पार्ट 12 में हमने देखा था चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। पार्ट 12 में हमने देखा था बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें कि हम सीमेंटिक बैरियर को डिस्कस कर लिए थे। सीमेंटिक बैरियर्स क्या क्या होते हैं? BBW फैट, बी फॉर बॉडी लैंग्वेज, बी फॉर बैडली एक्सप्रेस मैसेज, W फॉर वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग, F for faulty translation, U for unclarified assumption, and A for unclarified assumptions, T for technical jargon। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल बैरियर और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। एज यू ऑल नो, यहाँ पे आप देखेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में फर्स्ट है सिमेंटिक बैरियर, दूसरा है साइकोलॉजिकल जो यहाँ पे दिया हुआ है, और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर यहाँ पे दिया हुआ है। पर्सनल बैरियर के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, यानी कि पार्ट 14 में। ठीक है, तो अभी मेरे साथ आप देखते रहिए स्क्रीन पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, इनडायरेक्ट वे में आते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा सारा चीज़। और हाँ, एक चीज़ और मैं बोल रहा था। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि सीमेंटिक बैरियर के बारे में आप लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, उसको मैं अभी नहीं यहाँ पे ला रहा हूँ, क्योंकि बेवजह वीडियो लंबा हो जाएगा, उसको रिवाइज अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट है सीमेंटिक बैरियर में, तो लास्ट क्लास जो कि पार्ट 12 है डायरेक्टिंग का, वो आप कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। राइट, तो अभी अपन पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, साइकोलॉजिकल बैरियर। आप बोलेंगे सर कल से आप बोल रहे हैं साइकोलॉजिकल बैरियर साइकोलॉजिकल बैरियर, आखिर होता क्या है? क्या आपने ये वर्ड सुना है, साइको? मेरे सैया साइको, सुने हैं ना? तो साइको का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? गाना तो आई होप आप सब सुनते होंगे, PSYCHO, साइको सैया। मैं ज़्यादा गाना नहीं आता है मेरे को, मैं इतना ही बोल दिया, वही एनफ है, समझ जाइए। साइको सैया मतलब क्या? मेंटल, जिनका दिमागी हालत प्रॉपर नहीं है। ठीक है, जिनका दिमागी हालत सही नहीं, जिनका दिमागी हालत सही नहीं, उनको हम साइको बोलते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम जो सेंडर हैं और रिसीवर जो है, उसका उसका मेंटल स्टेटस, उसका साइकोलॉजिकल स्टेटस सही नहीं है, उसका दिमागी हालत सही नहीं है। अब दिमागी हालत सही नहीं, इसका मतलब वो पागल नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। दिमागी हालत सही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पागल है। इसका मतलब ये है कि वो ध्यान से सुन नहीं रहा है, वो हमारी बात को सीरियसली नहीं ले रहा है, उसका ध्यान और कहीं है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, या तो वो दूसरे मूड में है, या तो गुस्से के मूड में है, या तो मजाक के मूड में है, या तो टेंशन के मूड में है। अरे कोई भी मूड हो, उसको साइकोलॉजिकल बैरियर बोलते हैं। उसका दिमागी हालत जो भी है ठीक नहीं है, भले ही वो पागल ना हो, भले ही वो समझदार इंसान हो, लेकिन हर इंसान हर वक्त एकदम नॉर्मल मूड में नहीं होता है। कई बार वो गुस्से में होता है, कई बार वो मजाक के मूड में होता है, कई बार वो टेंशन में होता है। तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर बन जाता है। वो क्या बन जाता है? साइकोलॉजिकल बैरियर। और ये साइकोलॉजिकल बैरियर 4 टाइप के होते हैं, हम इनको अभी पढ़ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज प्री मैच्योर इवेल्युएशन। नाउ व्हाट इज दैट प्री मैच्योर इवेल्युएशन? जंपिंग टू द कंक्लूजन। सिंपल वर्ड में अगर अपन देखेंगे, जंपिंग टू द कंक्लूजन इसको बोला जाता है।
जंपिंग टू कंक्लूजन मतलब, कंक्लूजन मतलब तो जानते ही होंगे आप लोग, निष्कर्ष में पहुंच जाना बिना पूरा बात सुने। ठीक है, पूरा बात बिना सुने निष्कर्ष में पहुंच जाना, यानी कि कंक्लूजन में पहुंच जाना, उसको बोलते हैं प्री मैच्योर इवेल्युएशन। ठीक है, एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के तो मेरा क्लास होता ही नहीं, तो एग्जाम्पल लीजिए। अगर मैं वही चीज़ पढ़ाऊँ जो आपके बुक में लिखा है तो फिर मेरा ज़रूरत क्या है ना। तो कुछ अलग पढ़ेंगे ना। तो प्री मैच्योर इवेल्युएशन एग्जाम्पल है, सुनिए। आपने अपने पेरेंट्स से पूछा कि पापा पापा या ममा ममा, वी वॉन्ट टू गो आउटसाइड फॉर आउटिंग। ठीक है, वी वॉन्ट टू गो आउटसाइड फॉर आउटिंग। ये कौन? ये आप। आपने बोला आउटिंग में जाना है। किससे बोला? आपके पेरेंट्स से। ठीक है, पेरेंट्स ने बोला बेटा आज मत जाओ, आज मत जाओ, आज बारिश बहुत हो रही है, कल चले जाना। ठीक है, बस इतना ही सुनना था, इतना आप पूरा सुने भी नहीं। पेरेंट्स ने बोला आज मत, इतना में ही आपका शुरू हो गया। आप सोच लिए कि इनका तो हमेशा मना करने का ही रहता है, इनका तो कभी इच्छा ही नहीं होता है भेजने का, और कभी जाने ही नहीं देते हैं, कभी कुछ बहाना करते हैं, कभी कुछ बहाना करते हैं। लेकिन तुमने सुना ही नहीं कि पेरेंट्स ने बोला क्या, कि आज मत जाओ, आज बारिश हो रही है इसलिए वो मना कर रहे हैं, और कल चले जाना। लेकिन तुम सुने ही नहीं, तुम्हारा स्टेटस ऑफ माइंड अलग था, प्री मैच्योर इवेल्युएटेड थे कि पेरेंट्स तो मना ही करेंगे, और आप सुने नहीं कि आज मत, इतना ही सुने आप, और आपके दिमाग में वही चलने लग गया। हमेशा पेरेंट्स का ये नाटक रहता है, हमेशा मम्मी या पापा ऐसे ही मना करते हैं, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है, मेरे को मेरी ज़िंदगी जीने नहीं देते। होता है ना ऐसा। इसी को बोलते हैं प्री मैच्योर इवेल्युएशन। ठीक है, प्री मैच्योर इवेल्युएशन मतलब जो ये सेंडर है ना, देखो ये सेंडर, हमारे एग्जाम्पल में सेंडर कौन है? आप। ये सेंडर है। रिसीवर कौन? ये पेरेंट्स। ठीक है, तो सेंडर जब मैसेज भेजता है, रिसीवर को पहुंचता है, रिसीवर ने जवाब दिया। ठीक है, उसके जवाब को सुनने से पहले ही कुछ ना कुछ प्री डिटरमाइंड माइंडसेट रहता है, जिस कारण से वो पूरा जवाब नहीं सुनता है। ठीक है, तो एक हिसाब से पहले आपने क्वेश्चन पूछा आउटिंग में जाना है, तो सेंडर आप बने। फिर जब पेरेंट्स ने रिप्लाई किया तो पेरेंट्स सेंडर बने, आप रिसीवर बने। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये है कि जो सुनने वाला इंसान है, ठीक है, जो सुनने वाला इंसान है इस केस में आप हैं, क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन पूछा, पेरेंट्स तक गया, पेरेंट्स रिसीवर थे, पेरेंट्स तो अच्छी तरीके से सुने, लेकिन जब पेरेंट्स सेंडर बने और आप रिसीवर बने तो आपने अच्छी तरीके से नहीं सुना, तो इन दैट केस रिसीवर गलत था। तो रिसीवर प्री मैच्योर इवेल्युएटेड था, कि उसके दिमाग में ऑलरेडी फिट था कि जो सेंडर है वो गलत ही बोलेगा। ठीक है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, एम्प्लॉयज़ बॉस की नहीं सुनते, उनको ये लगता है कि बॉस तो हमेशा गलत ही बोलेगा, वो तो हमारा भला चाहता ही नहीं, ये है वो है, इस टाइप से। ठीक है, प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट इज लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन, ध्यान से सुनिए, आप लोग इधर उधर ध्यान क्यों दे रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अभी अपना सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ अटेंशन, आप इधर उधर क्यों सोच रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि आपको सुनना है, या अभी क्लास अभी ध्यान से सुनना है। इधर उधर आपको कहीं से डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसको इग्नोर कीजिए ना, मेरे क्लास को सुनिए, इधर उधर ध्यान क्यों लगा रहे हैं? ओके, आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू लैक ऑफ अटेंशन। ठीक है, मैं ये बोल रहा था आपको कि आप इधर उधर ध्यान मत लगाइए और क्लास में सुनिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं और स्टूडेंट्स कहीं और इधर उधर उनका ध्यान होता है, उनका अटेंशन इधर उधर होता है। टीचर कई बार बोले भी होंगे आपको क्लास में, अटेंशन प्लीज़, बोले ना, तो उनका अटेंशन एक जगह में लाने के लिए ये बोला जाता है। ठीक है, अभी मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ आपको क्लास में, आपका अटेंशन ऐसा भी हो सकता है कि कहीं और गया हो, ठीक है, या तो बाहर से कोई नॉइज़ आ रहा हो उसमें हो,
या फिर आपके दिमाग में कुछ ऑलरेडी चल रहा हो, मुझे ये करना है वो करना है, या फिर कोई आपको होमवर्क से रिलेटेड भी टेंशन हो, या फिर कोई फ्रेंड से रिलेटेड टेंशन हो, ठीक है। तो द कॉज मे बी ऑफ एनीथिंग, और जिस कारण से आपका लैक ऑफ अटेंशन हो सकता है क्लास में, ठीक है। ऐसा ही लैक ऑफ अटेंशन आपको देखने को मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। जैसे मान लो एम्प्लॉय ने कुछ सजेशन दिया बॉस को, ठीक है, एम्प्लॉय ने कुछ सजेशन दिया बॉस को, लेकिन बॉस जो है वो बिजी है दूसरे काम में, ठीक है, बिजी है दूसरे काम में। ये है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को मैं डबल ई लिखता हूँ, ये है बॉस। तो ये बॉस है, तो जब एम्प्लॉय ने कुछ सजेशन दिया या कुछ बताया तब बॉस दूसरे काम में दूसरे फाइल में बिजी था, तो लैक ऑफ अटेंशन हो गया ना। वो दूसरा फाइल देख रहा था, एम्प्लॉय की तरफ देखा ही नहीं, वो जो था इसको ही देख रहा था, तो ये लैक ऑफ अटेंशन हो गया। और ये लैक ऑफ अटेंशन क्लासरूम में भी होता है, जब आप क्लास कर रहे होते हैं, टीचर पढ़ा रहे होते हैं, आप नहीं सुनते हैं, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ लैक ऑफ अटेंशन इज़ ऑल्सो ए साइकोलॉजिकल बैरियर। आप देखेंगे कि साइकोलॉजिकल बैरियर में इंसान का दिमागी हालत ठीक नहीं होता है, मतलब वैसे तो वो पागल नहीं होता, वैसे तो वो सही इंसान होता है, लेकिन उसका दिमाग सही जगह में नहीं होता है, वो अटेंटिव नहीं होता है, ठीक है। वो इधर उधर उसका दिमाग घूमते रहता है। प्री मैच्योर इवोल्यूशन में भी उसके दिमाग में पहले से माइंडसेट रहता है कि सामने वाला इंसान गलत ही बोलेगा। लैक ऑफ अटेंशन में उसका ध्यान ही नहीं रहता है। थर्ड नंबर है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। देखो एक एग्जांपल है, यहाँ पे एक कस्टमर है, ठीक है, कंपनी का कस्टमर है। कस्टमर समटाइम्स गिव्स जेन्यून फीडबैक। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि फीडबैक अच्छा देते हैं। और यहाँ बैठा हुआ है बॉस, ठीक है। अब बॉस ने बोला कि आप लोगों कस्टमर से फीडबैक लेकर के आओ। ये है मैनेजर 2, M2 लिख रहा हूँ, और ये है मैनेजर 1, ठीक है। तो मैनेजर 1 M1 लिख रहा हूँ, ठीक है। सो दिस वन इज़ योर M1, मैनेजर 1 है। बॉस के नीचे M1 आता है, फिर M1 के नीचे M2 आता है, और M2 के नीचे कस्टमर आते हैं, ठीक है। बॉस ने क्या बोला, फीडबैक लेकर के आओ कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है। सपोज़ पार्ले जी बिस्कुट पहली पहली बार लॉन्च हुआ है, तो बॉस ने बोला कि फीडबैक लेकर के आओ कि पार्ले जी कैसा है, ठीक है। तो बॉस ने किसको बोला, M1 को, M1 ने किसको बोला, M2 को, M2 ने किसको बोला, कस्टमर से पूछा कि भाई बिस्किट खाया है, कैसा लगा। तो कस्टमर ने बोला कि बिस्किट तो अच्छा है, लेकिन इसमें शुगर और फ्लेवर का कमी है, ठीक है। तो कस्टमर ने क्या बोला, कस्टमर ने बोला कि बिस्किट इज़ वेरी गुड बट इट लैक्स स्वीटनेस एंड फ्लेवर, ठीक है, ठीक है। तो बिस्किट तो अच्छा है बट इसमें चीनी और फ्लेवर की कमी है। ऐसा किसने बोला, ऐसा बोला कस्टमर ने। किसको, M2 को। M2 ने इसमें अपना दिमाग लगा के कुछ माइनस कर दिया। M2 ने बोला M1 को कि कस्टमर बोला है कि बिस्किट तो अच्छा है लेकिन इसमें चीनी की कमी है, ठीक है, फ्लेवर वो उड़ा दिया। मतलब कस्टमर ने क्या बोला था, चीनी और शुगर दोनों की कमी है। कस्टमर यहाँ पे क्या बोला था, स्वीटनेस, स्वीटनेस नहीं है और फ्लेवर नहीं है, ये दोनों बात बोला था ना। तो M2 ने क्या किया, इसमें से ये फ्लेवर वाला पार्ट उड़ा दिया, और M2 को सही सुना था कस्टमर से, लेकिन M2 उस चीज़ को फिल्टर करके M1 को बोल दिया। M1 को बोला कि कस्टमर खुश है, बहुत बढ़िया है, सिर्फ चीनी की कमी है, ठीक है। अब यहाँ तक क्या खबर मिला, M1 तक ये खबर मिला कि बिस्किट इज़ गुड बट इट लैक्स स्वीटनेस। देखो कैसे खबर माइनस होता है, फिल्टर कैसे होता है। यहाँ पे M2 से जो खबर मिला उसमें सिर्फ यही पता चला
कि स्वीट का कमी है। ठीक है, M1 तक ये खबर आया। अब M1 से जब खबर बॉस तक गया तो बॉस को बोला गया कि बॉस बॉस बिस्कुट इज़ वेरी गुड, इसमें कोई कमी नहीं है, ये तो बहुत अच्छा बिस्किट है, ऐसा कस्टमर ने बोला है। ठीक है, तो यहाँ तक। अब देखो, जस्ट ए मोमेंट, ये पहले वाला थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। अब बॉस तक जाने तक कि बिस्किट अच्छा बन गया, वेरी गुड बन गया वो बिस्किट, जबकि कस्टमर ने क्या बोला था? कस्टमर ने बोला था कि स्वीटनेस और फ्लेवर की कमी है। कस्टमर ने ये बात M2 को दी। M2 ने उसमें से सिर्फ यही बोला कि बिस्किट इज़ गुड और इसमें चीनी की कमी है। M1 ने उसको और फिल्टर कर दिया और बोल दिया कि किसी चीज़ की कमी नहीं है बॉस, सब कुछ अच्छा है। क्यों? क्योंकि M1 को तो तारीफ सुनना है बॉस से ना। अगर M1 नेगेटिव फीडबैक दे दे तो ऐसा भी हो सकता है कि बॉस गुस्सा हो जाए M1 के ऊपर। तो M1 क्या करेगा कि फ़िल्टर कर देगा उस मैसेज को, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर ने तो ऐसा ही बोला था, स्वीटनेस और फ्लेवर की कमी है M2 को। तो M2 जब M1 को रिपोर्ट किया तो वो ये भूल गया कि फ्लेवर का कमी है। वो सिर्फ ये बोला कि चीनी का कमी है। वो ये बोलना भूल गया, उसके दिमाग से उतर गया कि बिस्किट में फ्लेवर का भी कमी था। इंटेंशनली उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो मैसेज को भूल गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। पुअर रिटेंशन क्यों है? जैसे फ्लेवर का भी कमी था, उस चीज़ को बताना भूल गया M2। किसको? M1 को। M1 कौन है? मैनेजर है। और M1 के ऊपर कौन है? बॉस है। तो पहला मैनेजर कौन? M1। M1 के नीचे है M2। M2 के नीचे है कस्टमर। सो ये साइकिल जो चला, इस साइकिल के चलने के कारण आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन जो पहुँचाना चाहता था कस्टमर, क्या वो कम्युनिकेशन बॉस तक पहुँचा? क्या वो कम्युनिकेशन बॉस तक पहुँचा? नो। क्यों नहीं पहुँचा? क्योंकि उसमें साइकोलॉजिकल बैरियर आ गए। साइकोलॉजिकल बैरियर भी कौन सा? लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। समझ में आया? सो दिस इज लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। ऐसा ही एक सिमिलर बैरियर है आपके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में। यहाँ पे स्क्रीन में देखेंगे, सिमिलर टू दिस बैरियर वन ऑफ द बैरियर इज हियर ऑल्सो, दैट इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाला बैरियर है वो यही चीज़ है। जो लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन है वो सेम सिमिलर टाइप का चीज़ है यहाँ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि वो मैसेज पहुँच नहीं पाता। ठीक है, जब यहाँ पे मैं पहुँचूंगा तब एक बार फिर से इस चीज़ को बता दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक इन माई वीडियोज़, go to description. In that description I have given my WhatsApp number. Kindly WhatsApp me regarding your doubt, I will clarify that. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब है डिस्ट्रस्ट। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जैसे दो फ्रेंड थे, बॉय, दिस वन इज गर्ल। गर्ल जैसे लग रही है तो नहीं भी लग रही है तो काम चला लीजिए। ऐसी ही तो लगती हैं लड़कियां भी। ठीक है, तो बॉय और गर्ल, ठीक है, ये दोनों क्या हैं? फ्रेंड है। क्या फ्रेंड नहीं हो सकते क्या? फ्रेंड ही तो बोल रहा हूँ। ठीक है, दोनों के हाथ पैर हैं, दोनों बराबर हैं। तो लड़की जो है और लड़का दोनों फ्रेंड है। ठीक है, फ्रेंड तक ही सोचिए, आगे मत सोचिए। तो ये फ्रेंड है, बहुत साल की इनकी फ्रेंडशिप है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा आया कि इनकी ज़िंदगी में दरार आ गए। इनकी ज़िंदगी में दरार आ गए। कोई भी कारण ऐसा हुआ कि इनकी ज़िंदगी में दरार आ गया। देखो दरार दिख रहा है ना। अब इन दोनों के बीच में वो विश्वास, वो भरोसा नहीं रहा। तो क्या बोलेंगे हम? ट्रस्ट नहीं रहा। ठीक है,
अब लड़की ने बोला लड़के को कि कल जब मैं तुम्हारे घर आई थी तुम कहाँ थे? कल जब मैं तुम्हारे घर आई थी तुम कहाँ थे? तो लड़का बोला कि मैं ट्यूशन गया हुआ था। लड़की बोली तुम झूठ बोल रहे हो। लड़का बोला मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं ट्यूशन गया था। लड़की ने फिर कहा तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर ए लायर, मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ती हूँ। अरे कौन सा रिश्ता? दोस्ती वाला रिश्ता, और कोई वाला नहीं। तो लड़के ने बोला, लड़के ने बहुत कोशिश किया कि मैं ट्यूशन गया था, मेरा विश्वास करो, मेरी डैश मेरा विश्वास करो। बट लड़की ने लड़के की एक ना सुनी। ठीक है, और लड़की गई, लड़की चली गई। ठीक है, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक ट्रस्ट इन दोनों के बीच में और नहीं रहा। लड़की को ये विश्वास नहीं था कि लड़का सच बोल रहा है। लड़का हालांकि सच बोल रहा हो, लेकिन लड़की को इस चीज़ का विश्वास ही नहीं था। दोनों के बीच में ट्रस्ट वाला चीज़ नहीं था। तो जब ट्रस्ट नहीं होता है तो सामने वाला इंसान आपकी बात पर एग्री नहीं होता। जैसे लड़की को लड़के पे ट्रस्ट नहीं था, तो लड़का चाहे जितना सच बोल ले, चाहे भगवान विष्णु को भी नीचे ले आए, पर लड़की को लड़के के बात पे भरोसा नहीं होगा। ठीक है, सो डिस्ट्रस्ट इज़ वन ऑफ द साइकोलॉजिकल बैरियर एंड इट ऑल्सो एक्ट एज ए बैरियर इन ऑर्गेनाइजेशन टू, इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू। अगर बॉस को एम्प्लॉय की बात पे विश्वास ना हो, बॉस को ये लगे अरे मेरा एम्प्लॉय तो चोर है, चोट्टा है, बदमाश है, ये कभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकता, ये तो हमेशा ही नुकसान करता है, तो एम्प्लॉय चाहे जितना भी सही बोल ले, उसको उसके ऊपर भरोसा नहीं होगा, बॉस को एम्प्लॉय के ऊपर भरोसा नहीं होगा। तो दिस विल बी ए डिस्ट्रस्ट एंड इट विल एक्ट एज ए साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, सब देखेंगे आप, साइकोलॉजिकल बैरियर जो भी है वो दिमाग की कंडीशन से जुड़ा हुआ है। मतलब इंसान का सोचने का तरीका, इंसान का थिंकिंग अगर सही नहीं है तो वो मैसेज को एडॉप्ट नहीं कर पाएगा। जो भी रिसीवर है वो मैसेज को एडॉप्ट नहीं कर पाएगा, वो मैसेज को समझ नहीं पाएगा। ठीक है, आई होप यू ऑल एन्जॉयड साइकोलॉजिकल बैरियर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, या छोटा करके रख दे रहा हूँ साइकोलॉजिकल बैरियर को। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब दिमागी हालत के कारण बैरियर। अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब क्या होता है? तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स ऐसे हैं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप ऐसे हैं कि वो एक बैरियर बन जा रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से बोलता हूँ, तुम्हारे ये बैरियर क्यों बन रहा है? ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस ऐसा है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है, ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशन ऐसे हैं, इतने ज़्यादा रूल्स लगा के रखे हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि मैसेज सही तरीके से पहुंच नहीं पाता, वो रास्ते में ख़राब हो जाता है। तो इट विल ऑर्गेनाइजेशन विल एक्ट एज ए बैरियर। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया होगा। फर्स्ट इज़, अब ऑर्गेनाइजेशन बैरियर में क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा पॉलिसी है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फीडबैक नहीं दे सकते। जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो टॉप मैनेजर्स के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, तो अब टॉप मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि सिर्फ टॉप मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं, एम्प्लॉयज़ से कुछ पूछा नहीं जाता, तो उसको कैसा ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे? कैसा ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे? किस फॉर्म का ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे? आई होप कि आप सब भूल गए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। याद आया? कुछ पढ़े थे ना? ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, उसको बोलते हैं हम सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? जो टॉप मैनेजर्स होते हैं वही डिसीजन लेते हैं, दूसरे का कुछ सुना नहीं जाता है। तो अगर मान लीजिए एम्प्लॉय के बारे में, एम्प्लॉय के पास कुछ कंसर्न है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एम्प्लॉय को कुछ चिंता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एम्प्लॉय को कुछ ऐसा पता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि ऑर्गेनाइजेशन को ख़राब कर रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या वो बात बोल सकता है? एम्प्लॉयज़ की बात तो सुनी ही नहीं जाएगी क्योंकि टॉप मैनेजर डिसीजन ले रहे हैं। तो इन दिस केस ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ विल एक्ट एज ए बैरियर।
ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ विल एक्ट एज ए बैरियर, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी ऐसा है, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा सिस्टम लगाया हुआ है जो कि बैरियर बन जा रहा है। सेकंड वन इज रूल्स एंड रेगुलेशन। अगेन रूल्स एंड रेगुलेशन इतने रिजिड हैं, ठीक है, कि वो मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करने दे रहे हैं, मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक जाने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ये है सेल्स मैनेजर, यहाँ है, इसके नीचे है सेल्समैन। ठीक है, यहाँ पे इसके सेल्स मैनेजर के ऊपर है सेल्स हेड, सेल्स हेड। ठीक है, सेल्स हेड के नीचे सेल्स मैनेजर के नीचे सेल्समैन। अब सेल्समैन के नीचे कौन? कस्टमर। ठीक है, अब क्या हुआ, अब कस्टमर ने कुछ फीडबैक दिया। ठीक है, किसको? सेल्समैन को फीडबैक दिया। ठीक है, अब सेल्समैन, अब ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसा है कि सेल्समैन सेल्स मैनेजर को कुछ यहाँ पे बता नहीं सकता, क्योंकि पॉलिसी ऐसा है, फीडबैक लो ही मत, सेल्समैन लोग से फीडबैक मत लेना। ऑर्गेनाइजेशन का रूल है कि सेल्समैन लोग से फीडबैक नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो ये एक बैरियर बन गया। ठीक है, कस्टमर का जो फीडबैक है वो क्या ऊपर तक जा पाया? क्या सेल्स हेड तक जा पाया? नहीं जा पाया। तो कौन बैरियर बना? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। क्यों बैरियर बना? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा रूल्स था जिस कारण से वो बैरियर साबित हुआ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। थर्ड वन इज स्टेटस डिफरेंस। नाउ व्हाट इज दिस स्टेटस डिफरेंस? अब सेल्समैन जो है, यही एग्जांपल है, देखो ये है सेल्समैन, ये है सेल्स मैनेजर और ये है सेल्स हेड। ठीक है, सेल्समैन ने एक सुझाव दिया सेल्स मैनेजर को। ठीक है, सेल्समैन ने एक सुझाव दिया सेल्स मैनेजर को, तो सेल्स मैनेजर अब क्या सोच बोल रहा है, अरे तेरी औकात क्या है, तू है कौन जो तू मुझे सुझाव दे रहा है? चल फुट, तेरा स्टेटस देखा है? तू है एक सेल्समैन, मैं हूँ एक सेल्स मैनेजर, मैं तेरा सुझाव क्यों सुनूं? तेरे को मेरे जॉब के बारे में क्या पता है? ये है सेल्स मैनेजर का घमंड, ये है सेल्स मैनेजर का ईगो, और ये है स्टेटस। पहली बात तो ये है कि सेल्स मैनेजर और सेल्समैन का स्टेटस बराबर नहीं होता। ये एक हायर लेवल पोस्ट का एम्प्लॉई है। ठीक है, ये आता है मिडिल मैनेजमेंट में और ये आता है लोअर मैनेजमेंट में। तो इन दोनों के बीच में एक ईगो का डिफरेंस है। अगर सेल्समैन कुछ अच्छी बात भी बोले सेल्स मैनेजर को तो सेल्स मैनेजर नहीं सुनेगा। ठीक है, तो स्टेटस के कारण डिफरेंस आ जाता है। समझ में आया? तो ये एक बैरियर बन जाता है आपके कम्युनिकेशन में। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप ये चीज़ को। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन अभी थोड़ी देर पहले हम समझे थे ना। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ये लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन मतलब क्या था? जो M1 M2 वाला जो एग्जांपल था, दिखाऊं क्या एक बार फिर से? दिखा देता हूँ। तो वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चीज़ है वो बैरियर बन जाता है। यही था एग्जांपल आपका। कस्टमर ने बोला कि बिस्किट में चीनी और फ्लेवर की कमी है,
M2 को M2 ने बोला कि सिर्फ चीनी की कमी है, और M1 ने बॉस को क्या बोला, किसी चीज़ की कमी नहीं है, बिस्कुट बहुत अच्छा है। तो ये होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जब इंफॉर्मेशन बहुत सारे लेवल के थ्रू से जाता है तो वो उसमें स्क्रीनिंग और फिल्टरिंग हो जाता है, कई बार जानबूझ के ऐसा होता है। तो ये इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। कई बार जानबूझ के जो ये लोग हैं, मैनेजर्स हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई हैं, वो ये चाहते हैं कि वो सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट को हाईलाइट करें। ठीक है, इसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में और लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन में। फर्स्ट केस में क्या था, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन में ये था कि ये लोग इंटेंशनली ऐसा नहीं करते, M1 और M2 जानबूझकर ऐसा नहीं करते कि ना बताएं बॉस को सही बात। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में ये लिखा हुआ है कि वो लोग जानबूझ के सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट बॉस को बताते हैं, नेगेटिव पॉइंट को छुपा लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट सिमिलर टाइप के हैं, सब थोड़ा सा डिफरेंस है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाला जो पॉइंट है ये इंटेंशनल है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है, इंटेंशनल है, ये जानबूझ के कि M1 और M2 करते हैं, लेकिन लॉस बाय ट्रांसमिशन में M1 और M2 जानबूझ के नहीं करते। एग्जाम्पल दोनों ही केस में 100% सेम रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझे? अब है लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटीज़ नहीं होता है मैसेज को पहुंचवाने का। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटी नहीं होता, जैसे कि फीडबैक का फैसिलिटी नहीं होता है। ठीक है, फीडबैक फॉर्म का फैसिलिटी नहीं होता है, कंप्लेन बॉक्स का फैसिलिटी नहीं होता है, कंप्लेन बॉक्स का फैसिलिटी नहीं होता है। तो जो कम्युनिकेशन है, जो मैसेज है, वो ऊपर तक नहीं जा पाता, या फिर सोशल गेट टुगेदर का फैसिलिटी नहीं होता है, जिस कारण से कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन ऊपर तक नहीं जा पाता। ऊपर तक मतलब टॉप मैनेजर्स तक नहीं जा पाता, ट्रू कम्युनिकेशन नहीं पहुंच पाता। तो इसको बोलते हैं लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, सोशल गेट टुगेदर नहीं कर रहा है। सोशल गेट टुगेदर मतलब जैसे कि एम्प्लॉयज़ लोग के लिए पार्टी वगैरह रखे, उसमें जो बॉस है वो लोअर लेवल एम्प्लॉय से भी मिला, तो क्या उसको पता चलेगा ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो सोशल गेट टुगेदर उसको बोलते हैं, मीटिंग्स वगैरह जो होते हैं तो वो उसी लिए रखे जाते हैं। तो अब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप का काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ना वो मीटिंग रख रहा है, ना वो कंप्लेंट बॉक्स रख रहा है, ना वो सजेशन बॉक्स रख रहा है, ना वो फीडबैक फॉर्म रख रहा है। तो मैसेज जो है ऊपर तक नहीं जा पा रहा है। ठीक है, और वो बैरियर बन जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी समझ में आ गया होगा। तो देखो, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में हम आज क्या क्या पढ़े। तो ये थे हम अभी अभी तक देखे थे हम साइकोलॉजिकल बैरियर और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हम देखे थे। इसमें एक बात बताना मैं भूल गया कि ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में रूल्स एंड रेगुलेशन में एक रेड टेपिज्म वाला वर्ड यूज़ किया गया है। रेड टेपिज्म वाला वर्ड यूज़ किया गया है, ये मैं बता देता हूँ आपको, मैं भूल गया बताना एक्चुअल में। रेड टैपिज्म, TAPISM। ठीक है, रेड टैपिज्म का मतलब ये होता है कि एक्सेसिव रूल्स के कारण कोई डिसीजन ना ले पाना। एक्सेसिव रूल्स के कारण कोई डिसीजन ना ले पाना, तो इसको बोलते हैं रेड टैपिज्म। ठीक है, तो अब रेड टैपिज्म होता है ऑर्गेनाइजेशन में। देखो ये पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशन में, सेकंड पॉइंट। तो ये जो रेड टैपिज्म है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक्सेसिव रूल्स एंड रेगुलेशन है तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कोई डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और वो उनका कुछ सुना भी नहीं जाएगा। ऐसा जनरली देखा गया है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा देखा गया है। तो रेड टेपिज्म के कारण भी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं और डिले इन एक्शन होता है, इंफॉर्मेशन सही तरीके से मूव नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये रेड टेपिज्म वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में भी यूज़ हो जाता है। इसको मैं भूल गया था बताना, आप इसको ध्यान रखेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन में। ठीक है, और ये है एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। रेड टेपिज्म भी एक बैरियर बनता है कम्युनिकेशन में। हटा रहा हूँ अब इसको।
अब देखो, अब मुझे ये लग रहा है कि अपन पढ़ लिए सीमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। अब बचा हुआ है पर्सनल बैरियर। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं पर्सनल बैरियर को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा तो एक लिंक नहीं बन पाएगा, इसलिए ये टॉपिक को मैं अभी ले रहा हूँ। ठीक है, बच्चे लोग काइंडली माइंड नहीं करेंगे ये चीज़ को। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो टॉपिक नेक्स्ट क्लास में रहेगा तो थोड़ा सा फ्लो नहीं बैठेगा सही से, इसलिए मैं अभी इस टॉपिक को ले रहा हूँ। छोटा सा टॉपिक, एकदम छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट भी नहीं लगेगा। तो पर्सनल बैरियर क्या क्या होता है, मतलब देखो, सीमेंटिक बैरियर मतलब तो ये होता है कि मैं बोल कुछ रहा हूँ, आप कुछ और समझ रहे हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब ये होता है कि आपका दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए आप गलत चीज़ सुन रहे हैं। जैसे कि आपका मतलब रिसीवर का, ठीक है। अभी जो हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन चल रहा है, मैं जो वीडियो ये बना रहा हूँ, जो वीडियो जब आप देखेंगे इसको, तो आप बनेंगे रिसीवर, मैं बनूंगा सेंडर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपका दिमागी हालत ठीक नहीं है। तो वैसे भी ठीक नहीं है, वैसे भी ठीक नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल बैरियर बनता है। थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मतलब ऑर्गेनाइजेशन खुद एक बैरियर बन जाता है कम्युनिकेशन में। फोर्थ वन इज पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ऐसा कोई बैरियर नहीं है, लेकिन पर्सनल सेंडर और रिसीवर के बीच में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिस कारण से वो मैसेज नहीं जा पाता, ठीक है। सेंडर और रिसीवर, ये सेंडर, ये है रिसीवर। एक बात है इसमें कि सेंडर और रिसीवर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो सेंडर बॉस भी हो सकता है और एम्प्लॉय भी हो सकता है, उसी तरीके से रिसीवर बॉस भी हो सकता है और एम्प्लॉय भी हो सकता है। ये नहीं सोचें कि सेंडर हमेशा बॉस होगा, रिसीवर हमेशा एम्प्लॉय होगा, ठीक है। तो पर्सनल बैरियर मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में आपस में कुछ ऐसा चीज़ है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण से मैसेज प्रॉपरली नहीं जा पा रहे हैं। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबॉर्डिनेट, मतलब जैसे मान लो सेंडर है, सॉरी, सेंडर है सबॉर्डिनेट, ठीक है। सेंडर जो है, सेंडर मतलब जो मैसेज सेंड कर रहा है वो है सबॉर्डिनेट, और रिसीवर मतलब रिसीवर है सुपीरियर, ठीक है। रिसीवर जो है सुपीरियर है और सेंडर जो है सबॉर्डिनेट है। अब सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में डिफरेंस पता है आपको, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सुपीरियर मतलब जो हेड होता है या फिर आपके ऊपर लेवल वाला जो होता है उसको बोलते हैं सुपीरियर, और आप रहेंगे सबॉर्डिनेट, ठीक है। उसको मैं नहीं बता रहा अब बार बार। तो सेंडर जो है वो सबॉर्डिनेट है, रिसीवर जो है वो सुपीरियर है, ठीक है। या फिर आप ऐसा देख लीजिए, सेंडर जो है एम्प्लॉई है और रिसीवर जो है वो बॉस है। अब मान लीजिए एम्प्लॉई कोई चीज़ का सुझाव दे या फिर कोई ओपिनियन दे या फिर कुछ अपना सजेशन दे, एडवाइस दे, तो बॉस का उतना अटेंशन रहता है क्या उसके ऊपर? नहीं रहता है बिल्कुल भी। तो ये होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन इट्स सबॉर्डिनेट। मतलब सुपीरियर अपने आप को हमेशा सुपीरियर समझता है, वो समझता ही नहीं कि मेरे से और कोई सुपीरियर हो सकता है, कोई और भी सोच सकता है भला मेरा। वो हमेशा यही सोचता है कि मैं ही जो करूँगा सही करूँगा, मेरे अलावा और कोई सही नहीं करेगा। तो वो एक पर्सनल बैरियर बन जाता है और मैसेज जो रिसीवर है वो नहीं ले पाता है, ठीक है। तो ये एक बैरियर बन जाता है। ऐसा ही एक टाइप का बैरियर था स्टेटस के साथ, लेकिन वो स्टेटस के कारण होता था। यहाँ पे भी वही स्टेटस के कारण थोड़ा सा ये बैरियर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबॉर्डिनेट। सेकेंड है लैक ऑफ इंसेंटिव्स। लैक ऑफ इंसेंटिव्स, जो रिसीवर है, जैसे मान लो रिसीवर बॉस है, पहले एग्जांपल में भी यही था, और सेंडर जो है वो एम्प्लॉई है। अब बॉस को कोई जानकारी लेना है एम्प्लॉय से, ठीक है। बॉस को कोई जानकारी लेना है एम्प्लॉय से, तो एम्प्लॉय नहीं देगा उसको कोई जानकारी। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? एम्प्लॉय को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ना, तो एम्प्लॉय बोलेगा नहीं दूंगा, जाओ। अब इसी जगह बॉस बोले कि अगर आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दोगे, ये फीडबैक दोगे, तो आपको मैं एक रिवॉर्ड दूंगा, ठीक है। मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा। रिवॉर्ड के रूप में क्या दूंगा? ₹5000,
5,000 रुपये का आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा, बोनस मिलेगा, अगर आप मेरे को एक फीडबैक दोगे, अगर सही जानकारी दोगे। ठीक है, तो इस केस में एम्प्लॉय क्या करता है, जानकारी दे देता है। तो कई बार रिवॉर्ड की लालच में एम्प्लॉय जो है जानकारी दे देता है बॉस को, तो एम्प्लॉय बनेगा सेंडर और रिसीवर। लेकिन अगर ये रिवॉर्ड ना हो, अगर ये रिवॉर्ड ना हो तो एम्प्लॉय जानकर भी कुछ जानकारी बॉस को नहीं दे पाता है। ठीक है, तो ये एक लैक ऑफ इंसेंटिव एक बैरियर बन जाता है, पर्सनल बैरियर के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। थर्ड वन इज़ फियर ऑफ ऑथोरिटी। थर्ड वन इज़ फियर ऑफ ऑथोरिटी। फियर ऑफ ऑथोरिटी में अब ये सिचुएशन रिवर्स हो जाएगा। इस केस में सेंडर जो है वो सुपीरियर बन जाएगा और रिसीवर जो है वो सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो सेंडर जो है वो सुपीरियर बन जाएगा और रिसीवर जो है सबऑर्डिनेट बन जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट को कुछ रहस्य नहीं बताते हैं, कुछ राज नहीं बताते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं बताते हैं, क्योंकि अगर वो चीज़ें रिसीवर को पता चल गई, यानी कि सबऑर्डिनेट को पता चल गया सुपीरियर का कुछ ऐसा राज जो सबऑर्डिनेट को पता चल गया, तो सबऑर्डिनेट सुपीरियर बन जाएगा। ठीक है, और सुपीरियर नहीं रह पाएगा। तो ये एक फियर ऑफ ऑथोरिटी रहता है कि जो सुपीरियर है वो सही जानकारी, सही कोई कुछ ऐसा बात है वो सबऑर्डिनेट को नहीं बताता है। ठीक है, तो ये एक पर्सनल बैरियर बन जाता है। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि उसको ये डर रहता है कि अगर मैं ये बात सबऑर्डिनेट को बता दूं, जो कि सबऑर्डिनेट रिसीवर है, तो फिर सबऑर्डिनेट मेरी जगह ना ले ले, सबऑर्डिनेट मेरे को ओवरटेक ना कर ले, मुझे डबल क्रॉस ना कर ले। इस कारण से सुपीरियर जो है सेंडर, वो ये बात सबऑर्डिनेट को नहीं बताता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फियर ऑफ ऑथोरिटी, और ये है एक पर्सनल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ठीक है, नाउ फोर्थ वन इज अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट विथ सुपीरियर। अब इस केस में उल्टा होगा फिर से। एक मिनट, सेंडर जो है वो एम्प्लॉई है और रिसीवर जो है वो बॉस है। ठीक है, तो सेंडर के पास में कुछ ऐसा जानकारी है, ठीक है, लेकिन वो बॉस को नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उसको जॉब का खतरा है, उसको ऐसा लग रहा है कि जॉब से मुझे निकाल दिया जाएगा। तो इस कारण से एम्प्लॉय जो है वो बॉस को वो इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगा। जैसे मान लो एक कंपनी है, ठीक है, और चॉकलेट का कंपनी है, मान लीजिए कैडबरी। वो कैडबरी चॉकलेट में कुछ फॉल्ट है। ठीक है, कैडबरी चॉकलेट में फॉल्ट है, सपोज़ मान लीजिए उसका पैकिंग सही नहीं है। तो एम्प्लॉय को ये बात पता है, उसको ये जानकारी है, लेकिन वो ये बात बॉस को नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि उसको ये डर है मन में कि अगर मैं ये बात बॉस को बता दिया तो बॉस ऐसा भी हो सकता है मुझे जॉब से निकाल दे, मुझे जॉब से हाथ धोना पड़े, मुझे जॉब छोड़ना पड़ जाए। ठीक है, तो बॉस गुस्से में अगर मुझे निकाल देगा तो मैं तो मर जाऊंगा, मेरी भी तो फैमिली है, मेरा भी तो बीवी बच्चे हैं। तो अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट विद सुपीरियर, ये एक झिझक होता है, ये एक डर होता है सेंडर के मन में अगर वो कम्युनिकेट कर रहा है रिसीवर से, तो इसको बोलते हैं अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, और ये बन जाता है पर्सनल बैरियर। ठीक है, तो आज हम देखें पर्सनल बैरियर भी समझे, साइकोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हम समझे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये तीनों बैरियर। पार्ट 12 में हम देखे थे सिमेंटिक बैरियर, जो कि पार्ट 12 में था, और दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। हमने 4 टाइप के बैरियर को डिस्कस कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपने ये चीज़ को समझा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में
मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, एन्जॉय योर लाइफ, बाय बाय।